नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। सीसीपीए से पहले सर्वदलीय बैठक। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र की अवधि पर होगी चर्चा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को नसीहत। आतंकी संगठनों के खिलाफ उठाए सख्त कदम। विदेश सचिव का आतंक का समर्थन करने वाले देशों को शर्मिंदा करने पर जोर। आरोपी पर सालाना 7500 करोड़ का खर्चा। सरकार ने जारी किया लागू करने का ब्यौरा। 4 किश्तों में होगा बकाये का भुगतान। बेंगलुरु में तंजारा की महिला से अभद्रता मामले में 4 गिरफ्तार। विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री से मांगी रिपोर्ट। कहा विदेशी छात्रों की सुरक्षा हो सुनिश्चित। और उपराष्ट्रपति का थाईलैंड पहुंचने पर भव्य स्वागत। थाईलैंड को बताया एक्ट ईस्ट नीति का अहम स्तंभ। रक्षा व्यापार समेत रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। बजट सत्र की तारीखों को आज अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके लिए आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की अहम बैठक होनी है। इससे पहले बजट सत्र की तारीखों पर सलाह के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक सीसीपीए बैठक के पहले होनी है। दरअसल अप्रैल मई के आसपास 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सरकार बजट सत्र की अवधि तय करने से पहले उन दलों की राय लेना चाहती है जो इन चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं। इस मकसद से संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कुछ दिन पहले ही विपक्षी दलों को एक चिट्ठी लिखी थी। सरकार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र को लेकर विपक्ष से सलाह चाहती है। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, वाम दलों के साथ साथ एआईएडीएमके और डीएमके जैसी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया है। इस बार बजट सत्र के दौरान ही पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होना है। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का मानना है कि पाकिस्तान की आतंकियों पर कार्रवाई से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होने के साथ ही दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति का माहौल भी बन सकेगा। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी से चल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कुछ ठोस और कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पठानकोट आतंकी हमले के बाद सरकार आतंकवाद से निपटने की रणनीति की समीक्षा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत में ज्यादातर आतंकवादी हमले पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सरजमी से गतिविधियां संचालित कर रहे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकियों और उनके संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करता है तो भारत उसके साथ खड़ा होगा। If Pakistan takes concrete action against terrorists on its territory, it will not only improve the bilateral ties between both the countries, but also brings peace and stability in the South Asian region. The government of India will stand by Pakistan if it takes decisive action against terrorists and their organizations. इसी सम्मेलन में विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों का बाकायदा नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा किया जाना चाहिए। Naming and shaming must be carried out relentlessly in the case of perpetrators, supporters and connivers of terrorism. Tolerance for double standards on this issue must be equally frankly exposed. जयपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक सम्मेलन मंगलवार को शुरू हुआ था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दुनिया के तमाम मुल्कों से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों का बहिष्कार करने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के लिए विस्तृत निर्देश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक मौजूदा दर पर इसे लागू करने से करीब 7500 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय भार आएगा। सरकार ने ओआरओपी टेबल भी जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 21005 के बीच बकाया राशि करीब 10,900 करोड़ रुपए होगी।
ओआरओपी पर होने वाले कुल खर्च का 86% का फायदा जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य रैंकों को होगा। साथ ही बकाये का भुगतान और ओआरओपी के तहत पेंशन का रिवीजन पेंशन वितरण प्राधिकारियों की ओर से 4 किश्तों में किया जाएगा। पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार हासिल पेंशनरों के मामले में बकाये का भुगतान 1 किश्त में किया जाएगा। सरकार ने पिछले साल नवंबर में ओआरओपी लागू करने का फैसला किया था और इस कदम से 18 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक और युद्ध विधवाओं को लाभ होगा। पूर्व सैनिकों के एक तबके ने इसे खारिज कर दिया था और वो अब भी इसका विरोध कर रहे हैं। और बेंगलुरु में तंजानिया की एक छात्रा के साथ बदसलूकी की घटना की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने निंदा की है। उन्होंने इस बारे में कर्नाटक सरकार से तुरंत रिपोर्ट मांगी है। विदेश मंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात कर विदेशी छात्रों को पूरी सुरक्षा सुनिश्चित कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु में रविवार शाम एक कार में महिला को कुचल दिया गया था। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने वहां से कार से गुजर रही तंजानिया की छात्रा और उसके साथियों को रोक लिया। लोगों के साथ मारपीट की गई और कार को आग लगा दी गई। हमने महिला का जो स्टेटमेंट लिया है, उस स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग उस भीड़ में से कौन लोग थे उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं हमारे लिए बिल्कुल झेलने लायक नहीं है। हम लोग बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल ही साफ हमारी नीति है कि किस तरह की घटनाओं के लिए हमारी 0 टॉलरेंस है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कल जम्मू में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सरकार बनाने और बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखने पर जम्मू इलाके के नेताओं की राय सुनी। पार्टी प्रवक्ता फिरदौस टॉक ने बीजेपी के सामने कोई नई शर्त रखने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कुछ मुद्दों पर आश्वासन चाहती हैं। उसके बाद ही सरकार बनाने पर फैसला लिया जाएगा। मंगलवार को महबूबा मुफ्ती और बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल NN वोहरा से अलग अलग मुलाकात की थी और सरकार बनाने को लेकर फैसला करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था। जम्मू कश्मीर में फिलहाल राज्यपाल शासन लागू है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल चुनाव आयोग की पूरी टीम तिरुवनंतपुरम पहुंची। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी, चुनाव आयुक्त AK ज्योति और ओम प्रकाश रावत शामिल हैं। चुनाव आयोग की टीम आज केरल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी। केरल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने MCD के कर्मचारियों के लिए जनवरी तक का वेतन देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने MCD में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की है। केजरीवाल के इस आश्वासन के बावजूद भी निगम कर्मी हड़ताल खत्म करने को राजी नहीं हैं। पिछले 8 दिनों से MCD के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 31 जनवरी तक MCD के कर्मचारियों को वेतन देने का ऐलान किया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने MCD में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया और CBI जांच की मांग की। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन चुका है MCD। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड ह्यूज करप्शन। बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, सारा पैसा चोरी कर लिया गया है और आज 10 साल के बाद, 10 साल से पिछले 9-10 साल से MCD का राज है। इन्होंने पूरी MCD को बर्बाद कर दिया है और MCD के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तीनों MCD के मेयर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं मांगों पर अड़े MCD के कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च तक के वेतन का भुगतान किया जाए। इस प्रकार के झूठ वो दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए बोलते हैं और दिल्ली की जनता के माध्यम से हमारे को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बताते हैं। आधे से ज्यादा अधिकारी दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के अंदर डेप्यूट किए जाते हैं। केजरीवाल साहब, आपकी सरकार के माध्यम से डेप्यूट किए जाते हैं। तो अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार नगर निगम ने शिक्षा बजट में कटौती कर 551 करोड़ रुपए का लोन देने का फैसला किया है। इसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट MCD को 693 करोड़ दिए जाएंगे। एजुकेशन
का ये पैसा काट के दिया जा रहा है। तो ये 551 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट से काट के कैपिटल अमाउंट उसमें से काट के कैपिटल बजट में से काट के उसमें से दिया जा रहा है। वेतन को लेकर पिछले 1 साल में नगर निगम के कर्मचारी कई बार हड़ताल कर चुके हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। एम्स में डॉक्टर कुलदीप कुमार की बर्खास्तगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एम्स फैकल्टी एसोसिएशन ने बुधवार को डायरेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया। एसोसिएशन ने कहा है कि उनकी मांग अगर नहीं मानी गई तो वो कड़ा कदम उठाएंगे। एम्स के परिसर में धरने पर बैठे ये डॉक्टर कुलदीप कुमार हैं, जिन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में एम्स से बर्खास्त कर दिया गया है। कुलदीप कुमार का कहना है कि वो स्वास्थ्य मंत्री से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इससे उनके व्यक्तिगत जीवन पर बुरा असर पड़ा है। मुझे नौकरी में आज तक मुझे डेंट नहीं रहा, और आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा, मुझे तो साइकेट्रिक पेशेंट भी डिक्लेयर किया गया है। तो मैं तो किसी काम का नहीं रहा। प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ सब खराब हो गया। वहीं एम्स का फैकल्टी एसोसिएशन डॉक्टर कुलदीप कुमार के साथ खड़ा है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो हड़ताल लंबी की जा सकती है। एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हाई हैंडेडनेस है एम्स एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड दे शुड रिव्यू दिस। हमारी मांगे मान लेते हैं, कुलदीप को रिव्यू करते हैं, रीइंस्टेट करते हैं या हमें बताते हैं कि क्या वजह है, तो हम मानेंगे, हम हड़ताल बंद करेंगे या हम जारी उसको अगर बड़े स्केल पे जारी कर सकते हैं। एसोसिएशन ने पिछले महीने ही आपात बैठक करके नाराजगी जाहिर की थी। डॉक्टरों के धरने से एम्स प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और मुंबई हाईकोर्ट ने समुद्री तटों की सुरक्षा व्यवस्था में कमियों के लिए महाराष्ट्र सरकार और ग्रेटर मुंबई नगर निगम को फटकार लगाई। सोमवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुरुड बीच पर लहरों की चपेट में आकर 14 छात्रों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि मुरुड बीच पर न कोई लाइफ गार्ड था, न ही कोई स्पीड बोट। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताई। एक एनजीओ ने तटों पर सुरक्षा को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जिला कलेक्टर से भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और सियाचिन में हुए हिमस्खलन में सेना के 10 जवान लापता हैं और इस भीषण हिमस्खलन में लापता जवानों में एक जेसीओ भी शामिल है। यह हिमस्खलन लद्दाख क्षेत्र से 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तरी ग्लेशियर में हुआ। सेना और एयरफोर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। पिछले साल 15 नवंबर और उसके बाद इस साल 4 जनवरी को भी सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीला तूफान आया था। उस वक्त बर्फ गिरने से इलाके में तैनात सेना को जानमाल का नुकसान हुआ था। यह इलाका दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में शुमार है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कर्नाटक में देश की विकास दर से आगे निकलने की पूरी क्षमता है। उन्होंने कल बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटका 2016 नाम से वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक के पास मानव संसाधन के साथ तकनीकी क्षेत्र में भी बढ़त हासिल है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से रोजगार पैदा होगा और इससे गरीबी मिटाई जा सकेगी। I think we can exploit all these potentials and really convert Karnataka into a destination of investment, of economic activity, of growth of this country. And I think every rupee that goes into Karnataka's investment goes into India's growth. और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कलम और जहानत की मिसाल, उर्दू की अदबी महफिलों का ताबिंदा सितारा। अली बेटे से शुरू किया। अच्छा। कि वहाँ से मुख्तसर अफसाने की एक सिंफ आई, एक नावल की सिंफ आई, और ये इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत थोड़े अरसे में इन असनाफ पर काबू पा लिया और अच्छे लिखने वाले पैदा किए। इंसान दोस्ती के पैरोकार, मिलिए शख्सियत में कलम की दुनिया के अनमोल सितारे इंतजार हुसैन से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। करीब 10,000 करोड़ रुपए की सड़क
और बंदरगाह परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनने वाली इन सभी परियोजनाओं में कुल 9,672 करोड़ रुपए खर्च होगा। केंद्र की पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी और अधिकार प्राप्त समिति ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया है कि इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 2 जबकि महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की एक सड़क परियोजना शामिल है। इसके अलावा गोवा की बंदरगाह परियोजना भी इसमें शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि आगामी बजट में सरकार ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विकास के लिए ज्यादा धन का प्रावधान करेगी। नितिन गडकरी ने सड़क और आंतरिक जलमार्गों के समान विकास पर जोर दिया है। गडकरी राज्यसभा टीवी पर आज से शुरू हो रहे कार्यक्रम स्पॉटलाइट के पहले एपिसोड में बोल रहे थे। राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम स्पॉटलाइट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि ग्रामीण सड़कों का विकास उनके मंत्रालय की प्राथमिकता है। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए सरकार को ज्यादा धन का आवंटन करना चाहिए। I am the responsible person who prepared that Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, but we need more money for that, and the situation is not good, and we should give highest priority for rural connectivity. So for this year, I am pursuing to the finance minister. If you want, you can subtract some amount from my budget, but give it more to the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. नितिन गडकरी के पास जलमार्ग मंत्रालय भी है। उन्होंने कहा कि अंतर्देशीय जलमार्गों का सही से विकास न होना दुखद है। उन्होंने कहा कि जलमार्ग देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। The waterways where we need to give highest priority, there is a budget of 1,000 crore. And the road sector, which creating more pollution, more accident, they have a budget of 45,000 crore. नितिन गडकरी ने दावा किया कि एनडीए सरकार के मौजूदा 5 साल में भारत में ढांचागत सुविधाओं का अभूतपूर्व विकास होगा। ये कार्यक्रम आप आज रात 10 बजे राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति की थाईलैंड यात्रा का आज दूसरा दिन है। कल थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आने वाले समय में रक्षा समेत दूसरे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर के मसले पर साझा रणनीति पर भी सहमति जताई और सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के बुधवार को थाईलैंड पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री प्राजिन जुनटांग ने एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी की। राजधानी बैंकॉक में उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओचा की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय और आसियान के जरिए व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि भारत और थाईलैंड ने व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। वहीं थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश मौजूदा सहयोग को अधिक मजबूत और व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस यात्रा से कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ने में मदद मिलेगी। दोनों देशों ने आने वाले समय में आर्थिक सहयोग बढ़ाने समेत सभी क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया है। The issues that were discussed, of course, were the challenges that the Thai government has faced and tackled, especially in the social sector, like health and social welfare and education sectors, and also the mutual cooperation that we've had in all these fields, but mostly very lately in security side, which has added to the stability of this relationship. यात्रा के दूसरे दिन गुरुवार को उपराष्ट्रपति थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री शिरिंधोन से मुलाकात करेंगे। वो बैंकॉक की चुलालोंगकॉन यूनिवर्सिटी में फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, इंडियाज पार्टनरशिप विद थाईलैंड एंड आसियान पर व्याख्यान देंगे। इसके अलावा वो थाईलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे।
उपराष्ट्रपति का थाईलैंड दौरा 5 फरवरी तक है। दीप्ति विशिष्ट, राज्यसभा टीवी, बैंकॉक। दुनिया भर में जीका वायरस के बढ़ते खतरे के बीच इससे निपटने की कोशिशें जारी हैं। जीका संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित ब्राजील में बुधवार को राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर लोगों से सहयोग की अपील की। इधर एक भारतीय कंपनी ने जीका की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। बुधवार को दक्षिण अमेरिका से डेनमार्क लौटे एक व्यक्ति में जीका संक्रमण की पुष्टि हुई है। यूरोप में जीका संक्रमण का ये पहला मामला है। ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ ने राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया और लोगों से जीका के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की अपील की। इधर हैदराबाद की एक कंपनी ने जीका संक्रमण रोकने में मददगार 2 वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। हालांकि इसके ट्रायल में अभी लंबा वक्त लगेगा। We have developed that two vaccine candidate, and we filed in July 2015. We filed a patent also. Probably this is the first global patent filed in 2015 July. Nobody has filed before that. हालांकि कंपनी का कहना है कि उसे ट्रायल के लिए बाहर से जीका वायरस के सैंपल मंगवाने होंगे, लेकिन इसके लिए भारतीय सरकार का सहयोग जरूरी है। उधर अमेरिकी महाद्वीप के दूसरे देशों में भी जीका से लड़ने के तरीकों पर काम चल रहा है। Fumigation can be effective for reducing the adult population of the mosquitoes. So fumigation is not effective against the other forms of the mosquito, like larvae for instance. Therefore, fumigation has limited effect. एडिस इजिप्टी मच्छर को जीका संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। मच्छर की यही प्रजाति भारत में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाती है, लेकिन इस मच्छर को खत्म करने की कोशिशें भी अभी तक नाकाम रही हैं। जीका वायरस की पहचान पहली बार 1947 में युगांडा में हुई थी। इसका पहला मामला 1954 में नाइजीरिया में सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सीरिया संकट के हल के लिए जिनेवा में हो रही वार्ता फिलहाल स्थगित कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफन डे मिस्तूरा ने कहा है कि वार्ता के दौरान प्रगति की काफी कमी थी, लेकिन ये पूरी तरह से विफल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वार्ता दोबारा 25 फरवरी को शुरू होगी। सीरिया में पिछले 5 साल से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए जिनेवा में चल रही वार्ता को फिलहाल टाल दिया गया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले अलेप्पो शहर पर सीरियाई सरकार और रूस के हमलों के बाद ये फैसला लिया गया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफन डे मिस्तूरा ने रूस और अमेरिका से मदद की अपील करते हुए कहा कि वार्ता की कामयाबी के लिए युद्ध विराम बहुत जरूरी है। I've therefore taken this decision to bring a temporary pause. Temporary pause. This is not the end and is not the failure of the talk. And therefore I've been asking and will be asking for the ISSG to convene as soon as possible, hopefully already in Munich, the Security Council to meet, and we reconvene in Geneva again on the 25th of February. हालांकि सीरियाई सरकार के प्रतिनिधियों ने जिनेवा शांति वार्ता को नाकाम बताते हुए इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। तो सीरियाई विपक्ष का कहना है कि जब तक जमीन पर हालात नहीं बदलते वो वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। It's a failure of everybody except the government of the Syrian Arab Republic. While the others arrived 6 days late, and they refused to engage with him at the Palais des Nations. العليا للمفاوضات سيغادر غدا جنيف ولن يعود إلى جنيف إذا لم يكن هناك تحقيق للمطالب الإنسانية للشعب السوري. इस बीच संकट से जूझ रहे सीरिया की मदद के लिए आज लंदन में डोनर सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें 50 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मिस्र की एक अपीलीय अदालत ने प्रतिबंधित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के 149 समर्थकों की मौत की सजा को रद्द कर दिया है और उनके मुकदमों की दोबारा सुनवाई के आदेश दिए हैं। इन सभी पर 2013 में काहिरा के पास किरदासा के एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने का इल्जाम था। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के तख्ता पलट के बाद मिस्र में कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई हुई। इन कार्रवाइयों की मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने भी निंदा की। किरदासा हमले के लिए कुल 188 लोगों पर अपराध सिद्ध हुआ, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों को उनकी गैर मौजूदगी में बीते साल फरवरी में सजा सुनाई गई थी।
और देश का सबसे बड़ा मोटर शो ऑटो एक्सपो 2016 बुधवार को नोएडा में शुरू हो गया। इस बार ऑटो एक्सपो में 65 से ज्यादा देशी विदेशी ऑटो कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 9 फरवरी तक चलने वाले इस शो में कई खेल और फिल्मी सितारे भी नजर आएंगे। बुधवार को ऑटो एक्सपो 2016 खूब धूम धड़ाके के साथ शुरू हुआ। शो के पहले दिन कई फिल्म और खेल जगत की बड़ी हस्तियां शो में शिरकत करने पहुंची। इस दौरान कई बड़ी कार कंपनियों ने अपने नए मॉडल लॉन्च किए। 15 new models by 2020 and offer the latest technology in line with the best in the world. इस बार ऑटो एक्सपो में 65 से ज्यादा ऑटो कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस मेगा शो में गाड़ियों के 80 से भी ज्यादा नए मॉडल लॉन्च होंगे। I think there is, like I said, there's more than 80 new launches. There will be several global launches. So it is Asia's largest show now. It has significance not just to the Indian auto industry, but for India as large. ऑटो एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। इससे पहले ये प्रदर्शनी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाई जाती रही है। आयोजकों को इस वाहन प्रदर्शनी में 7 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हिंदी सिनेमा के पहले डांसिंग स्टार भगवान दादा की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने अभिनय और नृत्य की अनोखी शैली से फिल्मों में कॉमेडी को नई परिभाषा दी। उनके डांसिंग स्टेप को बाकी अभिनेताओं ने भी अपनाया। भगवान दादा ने मूक फिल्मों के दौर में शुरुआत के बाद उन्होंने हास्य और नृत्य शैली से अपने दौर में जबरदस्त धूम मचाई। करीब 6 दशक लंबे फिल्मी सफर में भगवान दादा ने अलबेला समेत कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। थोड़ा जो धड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। सीसीपीए से पहले सर्वदलीय बैठक। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र की अवधि पर होगी चर्चा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को नसीहत। आतंकी संगठनों के खिलाफ उठाए सख्त कदम। विदेश सचिव का आतंक का समर्थन करने वाले देशों को शर्मिंदा करने पर जोर। ओआरओपी पर सालाना 7500 करोड़ का खर्चा। सरकार ने जारी किया लागू करने का ब्यौरा। 4 किश्तों में होगा बकाये का भुगतान। बेंगलुरु में तंजानिया की महिला से अभद्रता मामले में 4 गिरफ्तार। विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री से मांगी रिपोर्ट। कहा विदेशी छात्रों की सुरक्षा हो सुनिश्चित। और उपराष्ट्रपति का थाईलैंड पहुंचने पर भव्य स्वागत। थाईलैंड को बताया एक्ट ईस्ट नीति का अहम स्तंभ। रक्षा, व्यापार समेत रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।